बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी के बाद औलाद नहीं हो रही थी और फिर सास ने किसी आमिल बाबा से दम करवाने हुए मुझे वहाँ से पानी ला कर दिया और रोज़ाना रात को मुझे पिला देती और जब मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा जिस्म टूट रहा होता। एक दिन दम किया हुआ पानी बहाने से गिरा कर मैंने सास से कहा कि मैंने पानी पी लिया है और फिर उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सुनकर आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि घर के बैरूनी दरवाजे से लेकर मेरे कमरे के दरवाजे तक फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी, जिन पर कदम रखते हुए मैं खुद को कोई रानी समझ रही थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का खूबसूरत आगाज़ हुआ था और मैं बहुत खुश थी कि मुझे क्या खबर मिली थी कि ये घर मेरे लिए एक मकबरा साबित होने वाला है। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह हमारे अपने ही हमें बर्बाद करते हैं। मेरा नाम आमना था और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और इसीलिए कम उम्री से ही मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरी अम्मा भी चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर की हो जाऊं, क्योंकि मेरी भाभीियों ने घर में मुझे नौकरानी बना दिया था। दोनों भाभीियों ने सारे घर के काम मेरे ज़िम्मे डाल दिए थे और वो दोनों किसी महारानी की तरह आयश करती। मेरी अम्मा भाइयों के सामने ये बात इसलिए ना कहती कि मेरी अम्मा दोनों भाइयों के आसरे ही ज़िंदगी गुजार रही थी। अम्मा को इस बात का खौफ था कि भाई हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही भाई अपनी पसंद से अपनी बीवियों को ब्याह कर लाए थे और वो पूरी तरह अपनी बीवियों के काबू में थे। ऐसे में मेरे लिए एक दिन अब्बा के दूर के रिश्तेदारों में से किसी का रिश्ता आया। अम्मा को वो लोग अब ठीक तरह से याद नहीं थे, क्योंकि अब्बा के इंतकाल को साल गुजर चुका था और उसके बाद किसी भी खानदान वाले ने हमसे कोई राब्ता नहीं रखा था। लड़के की अम्मा रिश्ता लेकर आईं तो मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी और साथ ही साथ मेरे मरहूम बाप को भी याद करती रही। वो बहुत पैसे वाली थी और उन्हें हमसे जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए था। वो तो बस सादगी से मुझे रुखसत करवा कर ले जाना चाहती थी। जाते जाते वो अपने बेटे की तस्वीर देकर चली गई और 2 दिन का वक्त भी दे दिया। जल्द ही अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। मैंने अम्मा से छुपकर वो तस्वीर देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक इंतहाई हसीन और जमील लड़का था जो देखने में ही मॉडल मालूम हो रहा था। मैं हैरान थी कि इतना खूबसूरत बेटा रखकर वो हम जैसे लोगों के दरवाजे तक क्यों आई हैं, जबकि उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। उनका बेटा भी बहुत खूबरू है, लेकिन जिस तरह वो अब्बा का जिक्र कर रही थी ऐसा लगता था जैसे उन्हें अब्बा से बहुत मोहब्बत रही हो। शायद इसीलिए वो हमारे दरवाजे तक आई थी। अम्मा ने भाइयों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो भाई ये सुनकर खुश हो गए कि उन्हें जहेज के नाम पर तिनका भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी शादी तो उन लोगों के लिए वैसे ही बोझ थी, इसलिए उन्होंने अम्मा पर दबाव डाला कि उन्हें फौरन इस रिश्ते को पक्का करना पड़ा। अम्मा हथेली पर सरसों जमाने के खिलाफ थी। अम्मा ने भाइयों से कहा कि पहले तुम दोनों लड़के और उसके घर वालों के बारे में मालूमात हासिल कर लो, फिर ही मैं शादी करूंगी। अगले दिन ही दोनों भाइयों ने आकर अम्मा को मुतमईन कर दिया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और कोई गैर भी नहीं अब्बा के रिश्तेदार हैं। अम्मा ने मुतमईन होकर खुशी खुशी मेरा रिश्ता असद के साथ तय कर दिया। असद की अम्मा ने सारी शादी की तैयारियां खुद की और 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे सादगी से असद की दुल्हन बनाकर अपने घर ले गई। घर क्या था, एक आलीशान महल था। मैं तो अपनी किस्मत पर हैरान रह गई थी कि कहाँ मैं सालों से दोनों भाइयों की चाकरी कर रही थी और कहाँ मुझे ऐसा आलीशान ससुराल मिला था। मेरी भाभीियों की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि असद इस कदर अमीर होगा। अम्मा ने मुझे ज़्यादा मैके आने से मना कर दिया था कि भाभीियों को अब मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा और घर का माहौल ख़राब होगा। मुझे भी असद के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। असद और उसकी अम्मा ने बहुत मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया था और मुझे सर आंखों पर बिठाया था। शादी की रात ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं असद के लिए बहुत ही ख़ास हूँ। जिस तरह असद ने मुझ पर अपनी मोहब्बत और तवज्जो निछावर की थी, मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। असद और उसकी अम्मा दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रोज़ाना मुझे ज़बरदस्ती फल खिलाते, दूध पिलाते, यहाँ तक कि ताकत की दवाइयाँ भी खिलाते। असद को तो मैं हमेशा ही बहुत कमज़ोर लगती और इसी बात को लेकर मुझे डांटते रहते कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और मैं बहुत खुश और मुतमईन थी, लेकिन शादी के 6 माह के बाद तक भी मैं उम्मीद से नहीं उम्मीद थी। अक्सर ही मेरी सास दोनों बातों बातों में मुझे कहती कि क्या तुम अभी तक माँ नहीं बनना चाहती। मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि खुदा की तरफ से देर है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था कि असद को भी बच्चे बहुत पसंद हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं जल्द ही उनके बच्चे की माँ बन जाऊँ। वो जब भी मुझसे बात करते तो आने वाली औलाद के मुस्तकबिल के लिए ऐसे ऐसे सपने बुनते कि मैं हैरान रह जाती।
मेरा भी दिल चाहने लगा कि अब मैं भी माँ बन जाऊं। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर आई तो वो मुझसे यही सवाल करने लगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शादी के फौरन बाद अगर बच्चे ना हों तो हर किसी की जबान पर एक ही सवाल मचलने लगता है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि किसी डॉक्टर को दिखा लो। शादीशुदा जिंदगी में औलाद की बहुत अहमियत होती है, खासकर अगर औरत मर्द के बच्चों की माँ बन जाए तो उसके कदम अपने ससुराल में हमेशा के लिए मजबूत हो जाते हैं। मुझे भी अम्मा की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। असद को बच्चे बहुत पसंद थे और अगर मुझसे उन्हें औलाद मिल जाती तो मेरे कदम उनकी जिंदगी में बिल्कुल मजबूत हो जाते। मैं अपने घर वापस आई तो अगले ही दिन मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, मुझे भी औलाद की तमन्ना है। मेरी बात सुनकर असद ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, हमारी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है कि तुम डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो। सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो, जब हमारे नसीब में औलाद होगी हमें मिल जाएगी। असद की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गई। कहाँ वो हर वक्त बच्चों की बात करते थे और अब जब मैंने डॉक्टर के पास जाने की बात की है तो उनका रवैया बिल्कुल ही बदल गया है। असद को बिजनेस टूर पर 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी कि उनके बगैर मेरे लिए ये 1 महीना गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो मुझसे जुदा होकर 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए तो मेरा ज्यादातर वक्त अपनी सास के साथ गुजरने लगा। मैंने बातों बातों में अपनी सास को बताया कि मैं बच्चों की खातिर डॉक्टर को दिखाना चाहती थी, लेकिन असद ने साफ इनकार कर दिया है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक आमिल बाबा के पास ले चलती हूँ। उनके इलाज से बांझ औरतें भी हामला हो जाती हैं। आमिल बाबा के नाम पर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी जगह ऐसी नहीं गई थी और फिर मैं जानती थी कि अगर मैं इस बारे में असद को बताऊंगी तो वो बहुत नाराज होंगे। असद ने तो डॉक्टर को ही नहीं दिखाने दिया तो आमिल बाबा के नाम पर वो बहुत गुस्सा करते हैं। यही सोचकर मैंने अपनी सास को इनकार कर दिया। अगले दिन मेरी सास बाजार गई तो मेरे लिए बोतल में पानी ले आई। मुझे बताया कि मैं वापसी पर आमिल बाबा के पास चली गई थी और उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। आमिल बाबा ने तुम्हारे लिए पानी दिया है, उसे 1 महीना पीने से तुम हामला हो जाओगी। मेरी सास ने सोने से पहले खुद ही मुझे एक गिलास में पानी डालकर दिया और मेरे कमरे में बैठ गई। असद की गैर मौजूदगी में वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी कि मैं इनकार न कर सकी और पानी पी लिया। मैं खुद भी तो औलाद की खुशी चाहती थी। असद को गए 2 दिन हो गए थे उनके आने तक, तो आमिल बाबा का इलाज भी मुकम्मल हो जाता। मुझे पानी पिलाने के थोड़ी देर बाद मेरी सास अपने कमरे में चली गई और मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे फौरन नींद आ गई। असद रोजाना रात को मुझे फोन किया करते थे, लेकिन रात उनके फोन पर मेरी आंख ना खुली। सुबह जब सोकर उठी तो मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था और मेरे लिए खड़े होना भी मुश्किल था। मैंने साइड टेबल पर पड़ा फोन उठाया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि असद की 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल मेरे फोन पर मौजूद थी। जब से असद गए थे मुझे एक दिन भी ठीक से नींद नहीं आई थी, शायद इसलिए रात में बहुत गहरी नींद सो गई। मैंने असद को दोबारा फोन मिलाया लेकिन असद ने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद वो मसरूफ हो गए थे। मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दिन के 12 बज रहे थे। मैं तो सुबह 9 बजे तक उठकर अपनी सास के साथ नाश्ता किया करती थी। मैंने हिम्मत की और फ्रेश होकर नीचे गई। वो नाश्ता कर चुकी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, आमना आज तो तुमने बहुत ही वक्त लगा दिया है। तुम्हें मालूम है कि मैं शुगर की मरीजा हूँ और इतनी देर तक भूखी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया है। असद का भी फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने बता दिया है कि तुम तो अभी तक उठी ही नहीं हो। सास की बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो गया था। इस बात का मुझे भी दुख था कि मेरी असद से बात नहीं हो पाई। अब रात से पहले वो दोबारा फोन नहीं करने वाले थे। मैंने अकेले ही बैठकर नाश्ता किया और फिर मुलाजमों के पीछे पीछे फिरकर घर के काम काज करवाती रही। रात तक मेरे जहन में यही बात घूम रही थी कि असद ने मेरी बहुत इंतजार किया होगा और शायद वो मुझसे नाराज भी हो गए होंगे। रात मेरी सास दोबारा पानी लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने पानी का गिलास उनसे लेकर पी लिया। काफी देर तक वो मेरे साथ बैठकर बातें करती रही, लेकिन फिर अचानक मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई तो वो मुझे आराम कहने का कहकर उठ गई। आज की रात मैं सोना नहीं चाहती थी, मुझे असद से बात करनी थी। मैं ऐसे ही तकिया टेक लगाकर बैठ गई, लेकिन उसके बावजूद मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। और एक दफा फिर मेरी आंख सुबह के 12 बजे खुली। मेरे मोबाइल पर असद की ढेरों मिस्ड कॉल मौजूद थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। न जाने असद मुझसे कितने खफा होंगे और बात करने के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन मेरी नींद ने सब कुछ खराब कर दिया। आज से पहले मुझे कभी ऐसी नींद नहीं आई थी कि फोन बजने पर भी मेरी आंख ना खुले। मैं फ्रेश होकर नीचे गई तो मुझे यकीन था कि मेरी सास नाश्ता कर चुकी होंगी। शर्मिंदगी के अजीब से एहसास ने मुझे घेर लिया। मैं अपने आप से गुस्सा हो रही थी। नाश्ता करके मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वो पुरानी तस्वीरें खोलकर बैठी हुई थी। मुझे देख के मुस्कुरा उठी। मुझे अपनी सास पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहने के बजाय मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा था। वरना अमूमन सासें तो बहू के देर तक सोने पर उनका जीना हराम कर देती हैं।
मेरी सास ने तस्वीरों में मुझे मेरे अब्बा की बहुत सी तस्वीरें दिखाई। मेरी सास ने बताया कि अब्बा और वो बचपन से ही साथ पले बढ़े थे, लेकिन मेरी सास की शादी के बाद उनका सबसे मिलना जुलना खत्म हो गया। मेरी सास सारा दिन मुझे अपने अब्बा के माजी के किस्से सुनाती रही, जो इतने मजे के थे कि मैं हंस हंस कर लौट पोट हो गई। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। रात भर वो मेरे लिए फिर पानी का गिलास लेकर आई और न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने बातें करते करते पानी का गिलास पीने के बजाय हाथ में ही पकड़ कर रखा। बातें करते करते मेरी सास का फोन बजने लगा तो वो मसरूफ हो गई और मैंने मौका देखते ही साइड पे रखे रूम डस्टबिन में पानी का गिलास उंडेल दिया, जिसका मेरी सास को जरा भी अंदाजा न हुआ। न जाने किससे बात करी थी कि बात करने के लिए उठकर मुझसे काफी दूर चली गई। जब वो पलट कर आई तो मेरे हाथ में पानी का खाली गिलास देकर के कहने लगी कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी आराम करो और असद का फोन उठा लेना, वो 2 दिन से तुम्हें बहुत याद कर रहा है। सास के जाने के बाद मैं भी आंखें बंद करके लेट गई। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ये खौफ नहीं था कि मुझे नींद लग जाएगी। मुझे लेट कर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जो कुछ मेरे सामने हुआ वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन रिश्तों पर मुझे खुद से ज्यादा एतबार हो गया था वही रिश्ते मुझे इस तरह धोखा देंगे। मुझे लेटे आधा घंटा ही नहीं गुजरा था कि जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और असद मेरे कमरे में चले आए। लेकिन वो तन्हा नहीं थे, बल्कि उनके साथ कोई और मर्द भी मौजूद था। असद को आधी रात अपने कमरे में देख के मैं हैरान रह कि वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, फिर वापस कैसे आ गए। असद मेरे करीब आए और मैं जो चादर अपने ऊपर डालकर लेटी हुई थी उसे खींच कर हटाया और उसके बाद खुद ही अपने हाथों से मेरा हुलिया बिगाड़ने लगे। मैं हैरान थी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलकर उन्हें बताती कि मैं सो नहीं रही हूँ बल्कि जाग रही हूँ। असद ने देखते ही देखते मेरा हुलिया नाजेबा कर दिया। शायद उनकी नजर में मैं बेहोश थी, क्योंकि वो बहुत आराम से मुझे किसी मोम की गुड़िया की तरह हिला झुला रहे थे। असद ने खुद ही मेरा लिबास तब्दील करके मुझे एक छोटा सा नाइटी नुमा लिबास पहनाया और उसके बाद उनके साथ आने वाले मर्द ने मेरी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब भी मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसी बेहयाई भी कर सकता है। वो तो मुझ पर जान निछावर करते थे, मेरी सेहत का ख्याल रखने का कहते थे, लेकिन मुझे कभी उनका ये रूप देखने को नहीं मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात में उनके लिए कोई मॉडल बनी रही जिसकी तरह तरह से नाजेबा तस्वीर ली गई, और साथ ही साथ वो खुद बार बार मेरे मोबाइल पर भी फोन करते रहे। फजर से कुछ वक्त पहले वो मुझे पहले की तरह ठीक करके चले गए और मैं बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाने लगी। दिन के 12 बज चुके थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती। शाम तक मैं भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रही तो मेरी सास खुद मेरे कमरे में चली है। कहने लगी, आज तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, सब खैर तो है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सास मेरे शौहर के इस घिनौने फेल में शरीक हैं या नहीं, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की और उनसे कह दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई। कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। असद भी यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसे में अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरी सास मुझसे पूछ रही थी कि रात तुम्हारी असद से बात हुई या नहीं। मैंने कह दिया कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना भी कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मामले को किस तरह अंजाम तक पहुंचाऊं और कैसे अपनी सास को बताऊं कि मेरे शौहर ने सारी रात मेरे साथ क्या किया है। मुझे यकीन था कि मेरी सास को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा। वो सीधी सादी सी मोहब्बत करने वाली औरत थी, जो मेरे अब्बा की मोहब्बत में मुझे बहू बनाकर लाई थी। उन्होंने मेरे साथ खाना कमरे में ही भिजवा दिया और साथ ही कुछ दवाएं भी। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और यही सोचती रही कि असद जैसे मोहब्बत करने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मेरी मोहब्बत उनके लिए बिल्कुल खालिस थी। अकेले बैठे बैठे मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे ताज़ा हवा की जरूरत महसूस हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। सारे घर में घूमते फिरते मैं अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंची तो उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। मेरी सास फोन पर असद से बात कर रही थी और वो असद को मेरी तबीयत की खराबी का बता रही थी। ये सोचकर मुझे सुकून का एहसास हुआ कि मेरी सास वाकई बेकसूर है। उनके लहजे में मेरे लिए बहुत फिक्र थी। इससे पहले कि मैं उनके कमरे में दाखिल होती, कुछ ऐसे जुमले मेरे कानों में पड़े कि मेरी रूह फाना हो गई। वो असद से कह रही थी कि आज रात में आमना को नशे की दवा नहीं दे सकती, क्योंकि शायद इसी वजह से आमना की हालत इतनी खराब हो गई है। वो रोजाना ही जिस्म दर्द की शिकायत कर रही है। ऐसा न हो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमेशा के लिए हलाल हो जाए। अपनी सास की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई
और मैं दरवाजे पे ही खड़ी रह गई। वो कह रही थी कि असद 1-2 दिन सब्र कर लो, उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो तो मैं दोबारा उसी नशे से उसे दवा दूंगी और फिर तुम उसकी तस्वीरें बनवा लेना। वैसे भी हम उसकी एक एक तस्वीर का लाखों रुपया कमा चुके हैं। उसकी खूबसूरती हमारे बहुत काम की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो कभी हामला हो या नशे की वजह से उसकी सेहत खराब हो। तुम सालों से मॉडलिंग कर रहे हो, लेकिन आज तक कभी हमने इतना पैसा नहीं कमाया जितना आमना की तस्वीरों के जरिए कमाया है। मैं अपनी जिस सास को बेकसूर समझ रही थी वो असद जितनी ही कसूरवार थी और मेरी नीम बरहना तस्वीर के जरिए पैसा कमा रही थी। अचानक ही मेरे रिश्तों पर से एतबार उठ गया। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं और मैं भी अपनी सास और शौहर का दूसरा चेहरा देख चुकी थी जो बहुत ही घिनौना था। वो दोनों मिलकर मेरा जिस्म फरोख्त कर रहे थे और मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। मेरी सास असद से और भी कुछ कह रही थी जिसे सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं वापसी के लिए पलटी तो अचानक ही मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और मेरी सास को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं इस तरह उनकी सारी हकीकत जान जाऊंगी। अब जब उन्हें पता चल ही गया तो मैं हिम्मत करके उनके कमरे में दाखिल हो गई। मैंने खुद ही बता दिया कि मैं उनका और असद का सारा सच कल रात को ही जान गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि चलो अच्छा है, अब तुम्हें नशे की दवा नहीं देनी पड़ेगी बल्कि तुम खुद ही हमारे लिए काम करोगी। ये आलीशान बंगला, दौलत, पैसा, ये सब असद की मॉडलिंग की वजह से हमारी जिंदगी में आया है। लेकिन कुछ वक्त पहले ही असद को पता चला कि हम इससे कहीं ज्यादा पैसा किसी लड़की की तस्वीर के जरिए कमा सकते हैं जो नीम बरहना हो। असद ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे याद आया कि कुछ वक्त पहले ही मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ बाजार में देखा था और तुम दोनों को अच्छी तरह पहचानती थी। तुम वो बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं था। थोड़ी बहुत मालूमात करने के बाद पता चला कि तुम्हारे भाई भाभी तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया। बगैर किसी चीज के मैं तुम्हें अपने इकलौते बेटे की बीवी बनाकर ले आई क्योंकि हम तुम्हारे जरिए लाखों रुपए कमा सकते थे। शादी की पहली रात से असद मौके से ही तुम्हारी तस्वीर खींचकर फरोख्त कर रहा था, लेकिन फिर हमें सही तरह से तुम्हारी तस्वीरों की जरूरत पड़ी तो असद ने ऑस्ट्रेलिया जाने का बहाना बनाया। वो रात को फैशन फोटोग्राफर को लाता है और तुम्हारी ढेरों तस्वीर बनाता है। तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें तो बगैर मर्दों के साथ बिस्तर पर बनी हुई हैं जिससे तुम अभी नाश ना हो। अपनी सास के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरी सास कह रही थी कि असद ने ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रामा इसलिए किया क्योंकि अगर कभी तुम्हें अपनी तस्वीरों के बारे में कुछ पता चल भी जाता तो असद तुम्हें यही कहता कि वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो तुम पर ही बदकिरदारी का इल्जाम लगा देता। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मुझसे शादी के वादे किए और फिर तुम्हारी माँ की खूबसूरती देखकर मुझे छोड़ गया। तुम हूबहू अपनी माँ की जैसी हो, इसलिए पहले ही दिन से मुझे तुमसे शदीद नफरत हो गई थी। लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना हमारी मजबूरी था क्योंकि हमें तस्वीरों के लिए ही एक सेहतमंद और खूबसूरत जिस्म चाहिए था। अब जब तुम सच जान गई हो तो असद को घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उसे वापस बुला लेती हूँ। तुम अपनी खुशी से हमारे लिए काम करती रहो तो हम सब एक साथ अच्छी तरह रह सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों की खातिर मेरी सास और मेरा शौहर इस हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही घर की इज्जत को यूं सरेआम इंटरनेट की जीनत बना देंगे। मेरे भाइयों ने अम्मा से झूठ कहा था, उन्होंने कोई छानबीन नहीं की थी, वरना उन्हें पहले ही पता चल जाता कि असद कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मॉडल है। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं था। मेरी बूढ़ी माँ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेरे भाई तो पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। मैं एक ऐसे जहन्नुम में फंस चुकी थी जहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं इस दलदल में जिंदा नहीं रह सकती थी। मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो वो मेरी तस्वीरें जो उन्होंने ढके छुपे तरीके से फरोख्त की हैं उसे वो सरेआम पेश करके मुझ पर बदकिरदारी का बहतान लगा देंगी। मेरे पास इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं असद के हाथों का खिलौना बन गई। वो हर रात मेरी इसी तरह नाजेबा तस्वीर बनाता और उन्हें महंगे दामों फरोख्त किया जाता। अब तो मेरी सास को वो आमिल बाबा के पानी का सहारा भी नहीं लेना पड़ता था। एक दिन रोते हुए मैंने अपने मुलाजिम के सामने अपना दुख बयान कर दिया, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वो भी अपने मालिकों की असलियत से बेखबर थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी मदद जरूर करेगी। वो बहुत से अमीर लोगों के बंगलों पे काम करती थी और फिर सच में ही वो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। उसने अपने एक मालिक से मेरी मजबूरी बयान की। उसका वो मालिक पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर था जिसने मेरी मदद की और मुझे इस दलदल से निकाल लिया और उन दोनों को हमेशा के लिए जेल पहुंचा दिया। मैं लुटी पुटी अपनी माँ के घर वापस आ गई तो मेरी भाभियों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा और एक किराए के घर में चली गई।
अब मैं झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैं इज्जत की रोटी खाती हूँ। मुझे बस एक ही बात का बहुत दुख होता है कि मेरे सगे भाइयों ने मुझे ज़माने के रहम और करम पर छोड़ दिया। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपनी बहन को बोझ समझने के बजाय उसे अपने सर का ताज बनाएं। कुछ दिनों के लिए आपके घर की वो मेहमान होती हैं और फिर एक दिन आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।